चलेगी। 7000 किलोमीटर पे उनकी क्लच प्लेटें फूक चुकी है भाई पता है और 10,000 का खर्चा उनका रेडी था सर्विस के साथ, 5,000 से क्लच प्लेट। तो मैंने उन्हें बोला तो उन्होंने कहा सर्विस सेंटर आ जाओ, वो सीधा बुलाते ही हैं। हाँ। तो मैंने कहा एक बार बताओ तो ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, कह रहे हैं आप आ जाओ। अच्छा, स्पेशली अगर फ्रंट लुक की बात करूँ, जो सब क्रिटिसाइज करते हैं, क्या बोलोगे? ये भाई देखो फ्रंट पहले जब ये वाइट हुआ करता था तब ये सीख गए, उसके बाद अभी 35 का 32 का एवरेज दे रही है, बढ़िया एवरेज दे रही है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। आप सामने खड़ी हुई KTM RC 200 और आज वीडियो में हमारे साथ नोमान भाई। क्या हाल चाल है भाई के? बढ़िया। चलो तो फिर आज की इस वीडियो के अंदर हम भाई से लेने वाले हैं एक ओनरशिप रिव्यू KTM RC 200 का। इसके अलावा भाई R15 भी ओन करते हैं लगभग पिछले 5 साल से। 5 साल से R15 रखी हुई है और उसके बाद भाई ने ये परचेस करी है। तो भाई सबसे पहले आपने अपने लिए लिया, भाई के लिए लिया, फैमिली की बाइक है? फैमिली की बाइक है। हम ज़्यादातर मैं भी चलाता हूँ और वो भी चलाता है, पर बेसिकली मेरे छोटे भाई के लिए। छोटे भाई के लिए ली हुई है, मगर चलाते सभी हैं तो भाई भी एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं तो भाई यही पूछूंगा नुमान भाई, आपने जब जैसे R15 चला रहे थे, भले ही फैमिली में बाइक लेनी थी, आपको छोटे भाई के लिए भी लेनी थी, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, छोटे भाई को चाहे तो R15 भी दे सकते थे, थोड़ा अपग्रेड कर लेते। सिर्फ अपग्रेड करने का 200 ही क्यों ली? 250 तक, पर वही है, उसे पुरानी बाइक नहीं चाहिए थी। अच्छा। हर बार जो ही होता है, छोटे भाई को हर चीज यूज हुई भी मिलती है। हाँ। तो उसे नई चाहिए थी और अपनी चाहिए थी, इसलिए हमने ये कंसिडर करा। अच्छा। बाकी हमारा LED वाली न्यू मॉडल आई थी, हमने वो भी सोचा था कि हम 200 लेंगे, पर हम जब उसे लेने गए तो वो बहुत नॉर्मल सी लग रही थी, इतने आई कैची नहीं लग रही थी। तो गए तो फैमिली में आपको ये ज़्यादा पसंद आई, तो इसलिए मम्मी ने वगैरह ने ये कहा कि ये लेने चाहिए, तो इसलिए हमने ये ली। क्योंकि दूसरी भी हमारे पास स्पोर्ट बाइक है, ओके ओके, इसलिए हम स्पोर्ट पे गए। NS रखी थी, उसका फीडबैक थोड़ा अच्छा नहीं रहा था। NS का सही नहीं रहता? नहीं, बहुत शुरू में 1 महीने में बेच दी थी, उसमें ना काफ़ी एक्सीडेंट वगैरह होने लगे थे, और 2017 में ली थी मैंने वो। ओके, तो इस वजह से 200 सीसी में थोड़ा हमारे घर में रहता है थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा मतलब इस वजह से ज़्यादा हायर सीसी में थोड़ा अलाउंस नहीं करी। चलो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो LED लाइट्स आती है ना? इसमें तो प्रॉपर भाई LED लाइट्स है। आप ड्यूक 200 की कह रहे होंगे, जो ड्यूक 200 में LED वाला सेटअप आया था। हाँ 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 हाँ, मतलब वो आप ये कहना चाह रहे हो कि ओवरऑल रोड प्रेजेंस नहीं है उस बाइक की। अब ये खड़ी है यहाँ पे, पीछे कौन कहता है इसे 390 है? 390 पता नहीं लगता, चलाने में खुद को फील होगा बस 390। चलाओगे भगाओगे, जब रोड पे देखेंगे ना बहुत तेज लेके जा रहा है, तब बंदा कहेगा हाँ 390 होगी, वरना खड़ी हुई अटेंशन ग्रैब नहीं करते नेकेड बाइक। ये एक फैक्ट बात है। तो आपको थोड़ा ये था कि भाई थोड़ी अटेंशन मिले, और इस वजह से आपने ये देखी। R15 ऑलरेडी ओन कर रहे थे, तो भाई RS 200 नहीं देखी आपने? RS 200 तो मैं बहुत पहले देखता था, उस टाइम पे मैंने NS ली थी। RS 200 में जो ही वाइब्रेशन की प्रॉब्लम थी, सबसे सुनता आ रहा हूँ, वो मुझे चाहिए नहीं थी, पर मैंने टेस्ट ड्राइव भी ली। मुझे अच्छा लगा वो ऑप्शन की, टेस्ट ड्राइव ली। पर उसके बाद मैंने देखा तो R15, उस टाइम मैंने RS को छोड़ के R15 पिक करी। अच्छा, 2018 में मैंने देखी थी। ओके ओके, तो फिर मतलब इसको लेते टाइम तो फिर ऑप्शन ही नहीं है, वो तो था ही नहीं। इसको लेते टाइम एक ऑप्शन था मेरे दिमाग में, FZ25 करके था, बजट में भी आ रही थी, 2 लाख से नीचे थी। फिर थी एक MT-15, पर वो लेने का कोई बेनिफिट हो नहीं रहा था, क्योंकि क्या, या तो 2 R15 हम रख नहीं सकते ऑब्वियसली, V3 भी सब सेम है, V4 भी सेम है। उसके बाद हमने MT देखी। MT के अंदर अगर आप देखोगे तो कम से कुछ भी नहीं है, सेम इंजन होता, अपग्रेड कुछ सही नहीं, ऑप्शन ही नहीं बचता था। ड्यूक 200 ये या फिर 250। 250 बहुत ओवर प्राइस जा रही थी, 2,75,000 2,77,000 इतने की है। हाँ 270। और बच्चे के हिसाब से देखा जाए तो इन फ्यूचर कभी कभी हमें चलानी होती है तेज, बाकी तो नॉर्मल यूज में एवरेज भी नहीं देती वो। ऑब्वियसली एवरेज में एवरेज आप अभी शुरू में एक आध दिन इनने जैसे हमने त्योहारों पे चलाई है गलियों में, तो 22 का 23 का एवरेज दिया है। उसके बाद थोड़ा हम सही से चलाने लगे, सीख गए, उसके बाद अभी 35 का 32 का एवरेज दे रही है। बढ़िया एवरेज दे रही है, बहुत बढ़िया एवरेज। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग कहते हैं KTM एवरेज नहीं देती, उनके लिए क्या कहना है? एवरेज निकालनी पड़ती है सर, देती नहीं है। एक्सीलरेटर जितना घुमाओगे उतना तेल पिएगी। भगाने का भी तरीका होता है, हल्के हल्के रेस दोगे तो आपका स्मूथली एवरेज देगी। अब लोग क्या करते हैं, गलियों में एकदम ही रेस देते हैं तो पेट्रोल ज्यादा ऑब्वियसली पिएगी। ऑब्वियसली 22 का एवरेज दिया है इनने, देख लो, गलियों में 22 का और रोड पे जैसे लेके गए 32 का, 32, 35, 33। और अभी मीटर में देखें क्या दिखा रही है। एक बार भाई आपको मीटर भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर LCD वाली डिस्प्ले दे दी है ना KTM ने, कलरफुल नहीं आती, इसके अंदर नॉर्मल वाली आती है। तो ठीक है, जिस प्राइस पॉइंट में आती है। तो भाई कितने की ली थी आपने? ये 2,50,000 की। भाई दिल्ली का ऑन रोड पर आए तो 2,50,000। ट्रिप 1 आ गया, दबाओ, ट्रिप 2 और दबाओ, ABS, साइड स्टैंड, एवरेज 18 किलोमीटर पर लीटर। दूसरा दबाना भाई, दबाओ, दोबारा दबाओ, रीसेट कर रखा है ना। हाँ तो मे भी शायद से आपने 5 किलोमीटर टंकी फुल करा के रीसेट करा ना, इसलिए 18 की दिखा रही है, वरना बाकी आपने कैलकुलेट करा होगा 30-32 की। मीटर के हिसाब से बता रहे हो, कैलकुलेट के हिसाब से? जो मैं टंकी फुल कराता हूँ, चलाता हूँ 50-100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, उसके बाद दोबारा फुल कराता हूँ, वहीं तक तो जो माइलेज आता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्रिम टू ब्रिम कैलकुलेट करा है। सही है, परफेक्ट, फुल टू फुल। अच्छा अब जैसे भाई, अब मैं एक बात पूछूंगा, अब आपने R15 तो चला ली काफ़ी, अब आप इसे भी चला रहे होंगे, सबसे पहले बताओ फर्क क्या है दोनों बाइकों में? सबसे पहले फर्क जो R15 और इसके अंदर, जब इसका हम एक्सीलरेटर देते हैं तो इसमें पावर फील होती है। करेक्ट, एकदम ही आपको अगर पंच लेना है, ऐसे नॉर्मल रोड है, गली में निकालनी है, कहीं ओवरटेक करना है, बहुत तेज फास्ट होती है। R15
टॉप एंड बहुत अच्छा है, कोई नहीं कंपेयर कर सकता टॉप एंड माइलेज, पर इसके अंदर सस्पेंशन, गड्ढे फ्लावर पे पता ही नहीं लगता कि बीच में गैप है, टप 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 बिल्कुल आराम से जाती है। लीन कर लोगे आप फ्लावर पे, R15 थोड़ा सा बबल करती है फ्रंट टायर से अगर ज्यादा लीन करो, इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं, अपना लीन में भी वो अच्छे खासे बम्प में निकल जाता है, अच्छी खासे निकल बहुत अच्छा ऑप्शन है। भाई ने बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट करके बता दिया सस्पेंशन का। मैं नेक्स्ट सवाल पूछता है, भाई ने बता दिया। अच्छा एक चीज और बताओ भाई, जैसे आप इसको चला रहे हो और R15 को चला रहे हो, R15 में भी आपने ABS है ना आपके एक में? नहीं, नॉन ABS। अच्छा, नॉन ABS। 2018 जब लॉन्च हुई थी तभी ली थी। अच्छा, नॉन ABS है। अच्छा, ब्रेकिंग में क्या फर्क लग रहा है आपको दोनों बाइकों की? ब्रेकिंग तो इसकी सब पिछले तो बिल्कुल नॉर्मली मानेंगे, R15 के मेरे अब एडवांस हो गए, आप चाहो तो कंपैरिजन भी देख सकते हो, पर अच्छा, इसके फ्रंट ब्रेक बहुत अच्छे, बहुत अच्छे ब्रेक। ABS तो बस आता है जब एकदम ही गड्ढा अगर आ जाता है हाँ, तब आएगा, रोड अदरवाइज नहीं आएगा। KTM में नहीं आता ना? नहीं आता भाई। मैं अपनी रियर आ जाएगा, फ्रंट आएगा ही नहीं। मैं अपनी वीडियो में कह रहा था, मैंने ना इसकी ड्यूक की 20,000 किलोमीटर वाली वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बोला कि भाई 20,000 चला लिया, आज तक ABS आया ही नहीं है। फैक्ट बात है, नहीं होता, सही बात है, क्योंकि इसका जो ब्रेक पैड है वो तो 400-500 रुपए का, थोड़ा मतलब कह सकते हो कि वैल्यू फॉर मनी वाला है, 200 सीसी के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है, बट भाई उसमें मैं 3,000 रुपए का डलवाता हूँ भाई, उसके कुछ तो क्लास है। प्लान कर रहा हूँ, जब मैंने देखा एक RC 200 चलाई थी, मैं सर्विस पे गया था, एक के पास ड्यूक 200 थी, उन्होंने KTM 390 वाला वो था, ब्रेक पैड अलग करा, बहुत तगड़ी वाइट होगी, बहुत ही अलग थी, मतलब एकदम ही बिल्कुल तो मुझे लगा इन फ्यूचर हाई स्पीड में बहुत परफॉर्मेंस भाई, वो बहुत अच्छा ब्रेक पैड है और उसकी ना बराबरी नहीं है। और एक चीज और है, देखो अभी आप 400 वाला डलवाओगे, शायद से इसकी ये रनिंग चलता है 5-6 किलोमीटर चलता है शायद से, जो मेरे को लग रहा है, चलाएंगे तो पता लगेगा, 5-6-7 इतना चलता होगा। वो वाला डलवाओगे वो इस बाइक में कम से कम 15,000 चल जाएगा, तो वर्थ आ जाएगी, वही कवर अप है, वही कवर अप हो जाएगा। अच्छा, बाकी ये सारी तो चलो इसकी हम अच्छाई की बात कर रहे हैं, पावर परफॉर्मेंस की बात हो गई, सीट में जो कंफर्ट है वो आया है। सीट में अभी मैंने ज़्यादातर राइड 80 किलोमीटर की लॉन्ग राइड करी है, ठीक है, उससे ज़्यादा अभी मैंने इस पर ट्राई नहीं करा, तो सीट के अकॉर्डिंग मेरे को ज़्यादा नहीं लगा, पर फिर भी इन्होंने अब कराया, पहली वाली RC से बहुत अच्छा हैंडल है, बट ये है अब हम जब जाम में जाते हैं तो हल्का हल्का पाम दर्द होता है, पर मैं R15 चलाता हूँ तो मेरे को इतना फील नहीं होता, पर रेडनेस आती है, यूज्ड टू हो, हाँ रेडनेस तो आएगी, रेडनेस आएगी अपनी हल्का, अगर आप ज़्यादा जाम में चलाते हैं, बाकी विदाउट उसमें आप पॉस्चर में बिल्कुल भी पेन नहीं है, विदाउट, हाँ उसके बिना कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, एग्रेसिव भी नहीं है, बिल्कुल मीडियम है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अभी जैसे आप KTM चला रहे हो और जैसे कि यामाहा काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, काफ़ी स्मूथ हैगी, स्मूथनेस के मामले में कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी है? स्मूथनेस के मामले में अभी तो देखो ये नई है, तो स्टार्टिंग में तो स्मूथ है, ये कोई दिक्कत नहीं है। चैन मैंने भी देखा, मैंने जैसी 300 किलोमीटर चलती है इसमें आवाज़ आना चालू हो जाती है गड्ढे में, वो भाई इसमें लुब्रिकेट मैं लगाता भी हूँ, मोटो से क्लीन भी करता हूँ, पर वही है लुब्रिकेट अभी सर्विस, लास्ट सर्विस पे मैं गया हूँ तो उन्होंने बताया कि आप वॉश करते हो ना, उसके बाद थोड़ा ऑयल लगा के फिर चेन ल्यूब मारा करो, करेक्ट, उससे क्या ये रस्ट नहीं पकड़ेगी, मेरी रस्ट भी आना चालू हो गई। अच्छा, रस्टिंग आनी शुरू हो गई भाई, हाँ बस इसे साथ के साथ लुब्रिकेंट थोड़ा सा ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भाई इन चैनों को ना लुब्रिकेंट चाहिए होता है, क्योंकि चैन सेट जो होता है बड़ा होता है, चेन भी हैवी होती है, तो उसको भाई थोड़ी चिकनाहट यहाँ पे ना चाहिए ही चाहिए, जिस वजह से वो बढ़िया चलेगी, क्योंकि बरसात के टाइम पे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है, मिट्टी पकड़ देती है ना, तो वो एक चीज़ है। पर ये पहली RC से इसने वाइब्रेशन खत्म कर दी, स्मूथ काफ़ी ज़्यादा हो गई, काफ़ी स्मूथ हो गई। पहले वाली के तो गियर भी इतने हार्ड होते थे, क्लच हार्ड होता था, रेस देते थे 7,000 RPM से ऊपर जाके पूरा उसका फीलिंग वाइब्रेट फील होता था हैंडल, बट इसमें वो सब बिल्कुल खत्म। अच्छा, स्पेशली अगर फ्रंट लुक की बात करूँ, जो सब क्रिटिसाइज करते हैं, क्या बोलोगे? ये देखो पहले जब ये वाइट हुआ करता था तब तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, पर ब्लैक के बाद अगर गाड़ी की थीम के हिसाब से जाए तो बिल्कुल ओके लग रहा है कोई भाई। हाँ देखो, वाइट ना टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता, अगर यहाँ पे आप सपोज करके देखो इस जगह वाइट दिख रहा होता ना, जेन्युइनली अच्छा नहीं दिखता, बट अगर ब्लैक की बात करी जाए ना, जैसे कि जब से इन्होंने अपने MotoGP एडिशन में थोड़ा सा टिंट निकाला था, तब से काफ़ी लोगों ने इसको ब्लैक करवाया और उससे पहले भी करवाया, तो मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, ब्लैक देखने में लुक पे काफ़ी सुंदर जाता है ना, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। एक इशू और हुआ है मेरे को 1000 किलोमीटर के अंदर, बताओ। ये लेफ्ट वाली शॉकर सील ये लीक करने लगी, बहुत छोटा सा इसमें से ऑयल निकलता था, ये अभी फिक्स हुआ है थोड़े दिन पहले। करवाया आपने? हाँ बिल्कुल, ये वारंटी में कवर हुआ था, हाँ। ये सील वारंटी में कवर हो गई है, बट ये आपका जो सस्पेंशन है इसका ऑयल डलता है 350 के आसपास, उसका वो पे करना पड़ा, और लेबर चार्ज जो होता है एक शॉकर का इसमें 350-400 लेते हैं, हाँ। तो टोटल अगर मैं पेड में बनवाता तो ये 1500 के आसपास ले लेते हैं। हाँ, तो आपके कितने लगे? मेरे 350 रुपये लगे हैं, बस ये बजाज का ऑयल डाला था इन्होंने, शॉकर ऑयल, बाकी सब लेबर वगैरह फ्री था। ओके, ये वारंटी में उन्होंने कंसिडर कर दिया। अच्छा, आपको अभी तक इस बाइक में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं भाई?
प्रॉब्लम तो अभी फिलहाल ऐसी कुछ खास नहीं आ रही है। वो शॉकर लीक हो रहा था, वो मुझे बहुत इनोइंग लगा। एक सील है, इतना अच्छे सस्पेंशन देती है, वो शॉकर लीक होना नहीं चाहिए था। अगर वो कंसीडर करने के लिए रिक्वेस्ट तो नहीं करी मैंने, एक आध बारी बोला, उन्होंने कहा वारंटी में कवर नहीं होता है। हाँ। तो मैंने बोला, मैंने कहा गाड़ी चली कितनी है, 600 किलोमीटर कुल चली बात है। आप इसमें वारंटी नहीं है। मैंने कहा पार्ट इतनी जल्दी शॉकर तो लीक होने वाला है नहीं, लोग तो 10-10 हज़ार चलाते हैं। 20,000 आपके सामने है, 20,000 20,000 आपने चलाई है। अब ऐसा भी नहीं है कि 600 किलोमीटर में मिट्टी में ही चलाई हो, मैंने साफ करके रखता हूँ गाड़ी, ऐसे तो दिया ही नहीं। हाँ। तो उसके अंदर फिर उन्होंने कहा ठीक है आप 350 देने होंगे आपको ऑयल के, तो मैंने ज़्यादा वो नहीं करा, मैंने कहा ठीक है आप करा दो। हाँ। तो उन्होंने करा दिया। और किसी KTM के अंदर ये जो टूल होता है, लोगों के पास ये टूल भी नहीं है अभी सर्विस सेंटरों में। मैंने देखा ये प्लास से खोल रहे थे, हल्के फुल्के स्क्रैच आ गए, बट मैंने उन्हें बोला तो उन्होंने कपड़ा वपड़ा लगा के इसे खोला। अच्छा 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 अच्छा। ये इसका प्रॉपर टूल आता है, वो उनके पास था नहीं। किस शोरूम पे गए थे आप? मैं झिलमिल में गया था डिस्ट्रिक्ट। अच्छा भाई झिलमिल, आप कीर्तिनगर जाना नेक्स्ट टाइम। कीर्तिनगर अब नेक्स्ट टाइम जाऊंगा। कीर्तिनगर थोड़ी ना सर्विस थी मोती नगर वाले में, थोड़ी बड़ी ब्रांच है कीर्तिनगर, वहाँ पे जो है ना बंदे वो भी अच्छा काम करते हैं और टूल वूल भी सब है, वो वाली दिक्कत नहीं है। मायापुरी चले जाना। और एक दिक्कत और मैंने देखी, जब मैं सर्विस करा के लाया, वो कैसे धोते हैं, इसकी हेडलाइट के अंदर पानी आ गया। यार ये प्रॉब्लम जो आप कह रहे हो ना, ये बहुत सही बात बोली आपने। यहाँ पे पूरे में यहाँ ओस दिख रहा था, मैंने ये मैं आपसे पूछने ही वाला था, अभी आपने खुद ही बता दी। अक्षय भाई की जो RC 390 है ना, सेम उसमें भी इस पूरे पोस्चर पे मॉइस्चर है। मैंने इसके ऊपर एक शॉट भी बना रखा है, सेम यही चीज़ है, सेम टू सेम भाई डिक्टो। चेकआउट करो भाई आप लोग एक बारी, ये जो वाइट वाइट है ना, यही सेम चीज़ है। आपने पूछा नहीं उनसे क्यों है? ये मैं सर्विस करा के लाया, लाके खड़ी करी, रात को मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या पानी हो रहा है। हाँ। बरसात हो रही है। तो अगले दिन मैंने सर्विस सेंटर को, वो फीडबैक के लिए कॉल करते हैं, तो मैंने उन्हें बोला, तो उन्होंने कहा सर्विस सेंटर आ जाओ, वो सीधा बुलाते ही हैं। हाँ। तो मैंने कहा एक बार बताओ तो ये प्रॉब्लम क्या हो रही है। कह रहे हैं आप आ जाओ, मैं देखता हूँ। तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं देखा, मैंने 2 दिन बाद ये अपने आप ही पानी यहाँ से सारा खत्म हो गया, और इसके पीछे वाले इंडिकेटरों में भी वो आइस पूरा आ गया था, मॉइस्चर आ गया था। मॉइस्चर आ गया था। यार चलो इंडिकेटर तो एक बार के लिए मैं कह रहा हूँ बंदा एक्सेप्ट कर लेगा, पर लाइट नहीं होगा यार। लाइट में क्यों है? क्योंकि भाई ये सेम जो लाइट का कह रहे हो ना आप, अक्षय भाई की लाइट में भी आया है। जब भी सर्विस सेंटर में प्रेशर वॉश कराओ तभी ये आ जाता है। हाँ, प्रेशर वॉश पे आ जाता है। प्रेशर वॉश पे आ ही जाता है। ये क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ये एक इशू मुझे भी लगता है इस बाइक के अंदर। इन फ्यूचर अभी ओस आ रही है, कल को पानी भी आ सकता है, फिर तो ये लाइट वारंटी में कवर नहीं होगी पानी अंदर जाने के बाद। उसमें तो सारा फिर कस्टमर को नहीं, वारंटी में क्यों नहीं कवर करेंगे? पानी अगर अंदर जा रहा है तो भाई तुम्हारे व्हीकल में प्रॉब्लम है ना, हम थोड़ी ना भर रहे हैं इसमें पानी। फिर भी क्या पता कुछ वो करें प्रॉब्लम, ड्रामा तो कर ही सकते हैं। बाकी ओवरऑल भाई अपने डिसीजन से खुश हो इस बाइक को लेने के? हाँ, डिसीजन से खुश हो, पर बहुत केयर करके चलानी पड़ती है। ऐसे कहीं हम खड़ी नहीं कर सकते, जहाँ भी खड़ी करोगे सब बैठने आ जाते हैं, उंगल करने आ जाते हैं। वो एक चीज़ है। हम PPF वगैरह करा के रखी है। सही है भाई ने सही एकदम नीट एंड क्लीन कर रखी है बाइक, बढ़िया से चमका रखी है। क्रैश गार्ड इसलिए लगवाए थे ताकि मोड़ वगैरह पे मोड़ते हुए किसी छोटे से गिर जाती है जिनके पैर नहीं आते, तो ये फेयरिंग नहीं आई। सही है। फेयरिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और भाई कितने का कॉस्ट कर रहा था इसका क्रैश गार्ड? जो बॉडी पे देखो 3200 का पूरा बाहर है बॉडी से, एकदम सही है, प्रॉपर बॉडी को पूरी बचा लेगा ये, और सॉलिड भी है। चेसिस पे टाइट है देखो, एक इधर और एक इधर की तरफ आगे से, ठीक है, परफेक्ट है। बढ़िया हिसाब किताब है ना भाई। नॉर्मल मॉडिफिकेशन है, सिंटैक और अपना हजार्ड फ्लैशर बस। और पुरानी वाली जो KTM की साउंड है वो तो खैर अब नहीं मिलती, उसे मिस करते हो नहीं? बहुत है ना। पर इसमें तो एग्जॉस्ट का भी कोई ऑप्शन नहीं है। V3 में मैं एग्जॉस्ट भी लगा लेता हूँ कभी कभार, पर इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसमें नहीं, इसमें तो अंडरवैली आती है कि इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं। मैंने देखा है, पर वो बहुत गंदा लगता है अंडरवैली निकलने का। एक चीज़ बढ़िया भाई, इन्होंने इसके अंदर भी ना ये ब्रेक का और ये वाले लीवर जो है फोल्डेबल दे रखे हैं, सही है। ठीक है यार, ओवरऑल KTM RC 200 भी बढ़िया बाइक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-2.5 लाख रुपए में लेके बंदा अपना सही है, वैल्यू फॉर मनी से। सर्विस भी 1200 की बता रहे हो? सर्विस 1200 की पहली हुई है, बाकी वही है। मैंने देखा वहाँ पे एक ड्यूक भी खड़ी थी 200। जब ये इनमें जब मेजर काम आता है तब इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जैसे क्लच प्लेट। भाई वो ऐसे नहीं आएंगी, वो ऐसे आती नहीं है, क्योंकि वो चलाने वाले ही ऐसे थे, वो लोकल एरिया में चलाते थे। कह रहे हैं कोई भी ले जाता है हमारी बाइक, अगर आप सबको अपनी बाइक दोगे तो क्लच प्लेट नहीं चलेगी। 7000 किलोमीटर पर उनकी क्लच प्लेटें फूक चुकी है भाई, पता है। और 10,000 का खर्चा उनका रेडी था सर्विस के साथ, 5,000 से क्लच प्लेट। सारा चीज़ भाई पता है किस पे डिपेंड करती है? आपके राइडिंग स्टाइल पे। व्हीकल आपका वियर एंड टियर मांगेगा, नॉर्मल वियर एंड टियर देते रहो, कुछ खर्चा नहीं आएगा। हालांकि लोग बोलते हैं कि भाई KTM इतनी रिलायबल नहीं है, जैसे आप Yamaha 5 साल से चला रहे हो, पर अब मुझे लग रहा है कि रिलायबल हो गई है अगर आप सही से ऑन करोगे। एग्जैक्टली अब हो गई है रिलायबल। भाई देखो, मैं भी ये सोचता था, मैंने KTM उस टाइम नहीं ली स्कूल टाइम पे, एक तो एवरेज नहीं होता था उनकी गाड़ियों का पहले, और मेंटेनेंस बहुत हाई होता। मैं अपने फ्रेंड्स की देखता था, जब देखो उनकी क्लच प्लेटें फूकी हुई ही मिलती थी, और वो क्यों बर्नआउट वगैरह मारते थे, कोई तेज चलाते थे इसलिए रहता था। कोई बर्नआउट मार रहा है, कुछ लोगों की हैबिट होती है क्लच ऐसे चलाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता हम ऐसे चलाने में ऐसे क्लच को होल्ड भी कर रहे हैं, और जहाँ पे थोड़ा सा भी क्लच होल्ड होगा ना, वहीं पे प्लेटें जलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये थोड़ी सी भाई अपनी स्किल्स वाली बात भी रहती है। बाकी तो मुझे लगता है भाई पूरे हैप्पी ओनर है अपनी बाइक से, तो भाई
एक चीज़ मैं मानता हूँ भाई, आपने एक चीज़ बहुत समझदारी की बात करी है कि आपने बाइक लेने से पहले आपको अपनी ज़रूरत पता थी। हाँ, मुझे पूरी पता थी। मैं 2013 से राइडिंग कर रहा हूँ। करेक्ट। फर्स्ट स्कूटी मैंने एक्टिवा ली थी। हाँ। उसके बाद मैंने सारा सेगमेंट चला लिया। अभी तक मैं 250 से ऊपर नहीं गया हूँ। करेक्ट। अब मैं इन फ्यूचर अगर आगे कभी अपग्रेड करूंगा तो करूंगा, पर अपने नीड के अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं V3 भी रखता हूँ, एक ऑफिस जाने की बाइक अलग रखता हूँ, घूमने की अलग रखता हूँ। तो इसलिए इन फ्यूचर अगर Z900 मैंने ली थी थोड़े टाइम के लिए, तो मेरे मामा की थी तो वो चला लिया करते थे कभी। अच्छा। Z900 GT 650 भी मैंने चलाई। तो GT 50 ट्विन सिलेंडर जब आता है ना तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। पर Z900 तो अलग है भाई। R3 का मेरा पर्सनली बहुत वेट है। हाँ। अगर प्राइस अच्छा हुआ तो वो बिल्कुल कंसीडर करूंगा। 4 लाख प्लस होगी, 4 लाख प्लस तो थोड़ा सोचूंगा, क्योंकि उसमें क्या है ना, गाड़ी तो ले लोगे पर सर्विस नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम ये है भाई। वो भी सही है। आप एक बात समझो ना, आप एक 300 सीसी के लिए 4.5 लाख रुपए थोड़ी दोगे। 4.5 लाख रुपए में अगर मैं 50,000 रुपये और डाल दूंगा, मुझे 5 लाख रुपए में Z800 मिल जाएगी, है ना। और दूसरी चीज, अगर आप 4 लाख ही रुपए में देख लो, 650 मिल जाएगी। 7 लाख में तो Z900 मिल गई थी। 7 लाख में बेची भी तो 6,35,000 की बिक गई। और आप एक चीज देखो, वो GT 650 मिल जाएगी आपको 4 लाख रुपए में। और पर मैं वही है, RC 390 तो नहीं इन फ्यूचर, पर RC 390 मुझे जहाँ तक लगता है, आप जो कहते हो चीता 390, इससे बहुत परफॉर्मेंस ड्यूक से काफ़ी अच्छा है भाई। पता है आप 390। आपको मैं, चलो मौका लगने दो, मैं दोबारा शूट के ले आऊँगा RC 200, और इसकी जब बनाएंगे ना, हुआ तो मैं RC 390 ही मंगा लूँगा भाई। यहीं रहते हैं सामने, अपना खजूरी रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो कोई मसला नहीं है। वो वाला मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि जब ये पुल करते हैं ड्यूक पे तो हमें फील होता है, हमारे चेस्ट पे आ रहा है, हेलमेट थोड़ा इधर उधर स्टेबल हो रहा है। पर 390 में मुझे नहीं लगता इसमें फील होता होगा। 200 में तो मैं 120 पे भी लीन करूंगा तो मुझे बिल्कुल भी हवा आएगी नहीं मुझे। सही बात है, सही आती ही नहीं है। एक दफे को R15 पे थोड़ी सी आती है, पर इस पे आती ही नहीं। इसके जो एरोडायनेमिक्स से बहुत अच्छा काम करा है ना इस पे। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ हमारी कहने की बात है, ये यूट्यूबर हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं, इन्हें ब्रांड पैसा दे रहा है, पर भाई ही नहीं है, ये हिलता हाँ, ही नहीं है। लोगों को लगता है कि भाई हमें पैसे दे रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं, बट आप तो एक ओनर हो, आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे, थोड़ा समझ में आएगा। बिल्कुल पैसा नहीं, बिल्कुल एक KTM प्रमोशन सिर्फ अपनी राइड पे कर रहा है इस टाइम, एडवेंचर पे। एडवेंचर पे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके एडवेंचर नहीं बिक रही है। हाँ, तो वो एक चीज़ है। बाकी ये जो एरोडायनामिक्स है भाई, सिर के ऊपर से ऐसी हवा काटते हैं। टॉप एंड लगाइए इसकी अभी तक कुछ? टॉप एंड अभी तक फर्स्ट सर्विस हुई है तो 128 तक लेके गया हूँ। मेहनत करनी पड़ी थी, अपने आप गई थी? 120, 25, 35, 25 तक तो बहुत तेज जाती है। बहुत तेज जाती है। ऊपर अभी गया नहीं हूँ, इन फ्यूचर जाऊँगा तो पता लगेगा। ठीक। बाकी तो चलो फिर भाई, इस वीडियो को इसी नोट पे एंड करते हैं। भाई को बाइक अच्छी लग रही है, अच्छे से ऑन कर रहे हैं, 1000 किलोमीटर चलाए। अभी जब 8000, 10000, 15000 चला लेंगे तब एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, वरना बाकी भाई की V3 के ऊपर वीडियो बनाते हैं, जो भाई ने 5 साल से रखी। कितनी चला ली भाई वो चला ली मैंने 13,000, उस पर लॉन्ग राइड वगैरह सब कुछ। काफ़ी कम चलाई है 5 साल में। हफ्ते में एक दिन ही निकलती थी, सैटरडे महीने में। अब 2 साल से कम चला। अच्छा 2 साल से बिल्कुल। चलो फिर नुमान भाई, फिर मिलते हैं, है ना। इस वीडियो को इसी नोट पे एंड करते हैं। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ प्रीत। और इस बाइक के ऊपर राइड रिव्यू देखना है तो फिर भाई वो भी थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, मैं आते हुए कैमरा लाना भूल गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।